देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। इसमें दो सब टॉपिक्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों से अब अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू मोशन। किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv²। इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हम इंक्रीज करनी शुरू कर दें, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। मीन्स के तमाम की तमाम वो बॉडीज जो रेस्ट में हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ठीक हो गया। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है। मतलब ये कि अगर दो बॉडीज हैं दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, अब अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज अगर बॉडी को अगर हम फिक्स कर दें फॉर पर्टिकुलर बॉडी, फॉर पर्टिकुलर बॉडी, जरा अगर पर्टिकुलर बॉडी का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो बॉडी जब फिक्स होगी तो बॉडी का मास भी फिक्स हो जाएगा। और जब बॉडी का मास फिक्स हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली वेलोसिटी पे डिपेंड करने लग जाएगी। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी फिक्स कर दूं, अब अगर वेलोसिटी फिक्स कर देता हूं तो उस केस में दो डिफरेंट बॉडीज को या दो से ज्यादा डिफरेंट बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी को मैं कंपेयर करूंगा तो उस सूरत में फिर काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है। फॉर पर्टिकुलर वेलोसिटी, फॉर पर्टिकुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पर्टिकुलर है, वेलोसिटी फिक्स है, तो इसका मतलब है कि मैं दो या दो से ज्यादा डिफरेंट बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनको मेजर कर रहा हूं। इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब दो बॉडीज की वेलोसिटीज अगर सेम है, दोनों बॉडीज की अगर वेलोसिटी सेम है तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। मतलब ये कि अगर एक ट्रक और एक कार सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो अब वेलोसिटी फिक्स होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी कि जिसका मास ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ट्रक की काइनेटिक एनर्जी फिर ज्यादा होगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। क्लियर इतनी चीज? यस सर। ओके। आगे पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आप लोगों को पहले से पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ लिया है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब मिसाल के तौर पे अर्थ की सरफेस से अगर मैं किसी भी बॉडी की अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करता हूं तो दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस कनेक्टेड है, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं तो जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा वैसे वैसे उस मैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बट दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई है? इसी तरह अगर दो चार्जेस हैं, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना शुरू कर दूं तो अब उस टेस्ट चार्ज की जो एनर्जी होगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई? तो इस तरीके से डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो होगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज की फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह मास अटैच टू स्प्रिंग, वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया? तो इस तरीके से डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं और ये तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। मतलब ये कि ये दो डिफरेंट मार्कर्स अगर मैं उठा लेता हूं, अब ये मार्कर जो है ये कम हाइट पे है, अब इसकी पोजीशन की अगर मैं इसकी पोजीशन को लोकेट करता हूं अपने फ्लोर के रिस्पेक्ट से, जो मेरा फर्श है उसके रिस्पेक्ट से, और इसकी पोजीशन को लोकेट करता हूं उस फर्श के रिस्पेक्ट से, और इन दोनों पोजीशंस की हाइट की मेजरमेंट करता हूं, तो अब ये वाला जो मार्कर है ब्लैक मार्कर, इसकी हाइट कम है, दैट्स व्हाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसी तरह ये वाला मार्कर जो है इसकी हाइट ज्यादा है, ये डिफरेंट पोजीशन पे आ चुका है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से हमने देख लिया कि दो डिफरेंट मार्कर्स दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे पड़े हुए हैं
और जब दो डिफरेंट पोजीशंस में है तो दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जी जो पोजीशन पे डिपेंड करती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो वंस अगेन देख लें कि ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ ये मैस कनेक्टेड है, और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, इसके साथ भी एक मैस कनेक्टेड है। अब ये नीचे वाला जो स्प्रिंग है आपके सामने, नीचे वाला स्प्रिंग क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, इसलिए इस केस में इस वाले मैस की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये कम स्ट्रेच हुआ है, ऊपर वाला जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहां से फिर देख लिया कि वंस अगेन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। इसकी पोजीशन कुछ और है, इसकी पोजीशन कुछ और है, और दोनों की फिर पोटेंशियल एनर्जीज भी अपनी अपनी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी ऐसे ही होगा। तो ये तमाम की तमाम एनर्जीज जो पोजीशन पे डिपेंड करती हैं ये पोटेंशियल एनर्जीज कहलाती हैं। अच्छा, ये पोजीशन भी जो है जाहिर सी बात है पोजीशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट से होती है ना। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर के केस में पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट है दैट इज ओरिजिन, और ये एक और पॉइंट है पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट से थी? ओरिजिन के रिस्पेक्ट से थी। तो दैट वाज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन जो है किसी भी पॉइंट की वो एक पर्टिकुलर दूसरे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट से होती है। ठीक है। तो अब यहां भी जब हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में पोजीशन की बात करेंगे तो वो पोजीशन भी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से होगी या किसी पर्टिकुलर लेवल के रिस्पेक्ट से होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट के लिए जो पोजीशन के लिए जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं वो रेफरेंस पॉइंट या तो अर्थ का सेंटर लिया जाता है, या अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाता है, या फिर तीसरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी लिया जाता है। और इन्फिनिटी वो पॉइंट है कि जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है। मतलब ये कि अगर ये अर्थ है सपोज, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है इस फील्ड से बाहर, इस फील्ड से बाहर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है। यानी इस पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कोई भी दूसरा मैस फील नहीं कर सकेगा। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जहां पे जाके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है वो तमाम पॉइंट्स इन्फिनिटी कहलाते हैं। ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ऐसे ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ऐसे ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ये पॉइंट इन्फिनिटी है। ये तमाम पॉइंट्स जहां पे अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो गई है वो सारे के सारे पॉइंट्स इन्फिनिटी कहलाएंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है। ये इसलिए इन्फिनिटी नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं किसी मैस को रखता हूं तो उस मैस को अर्थ की ग्रेविटी फील होगी, इसलिए ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है। तो इन्फिनिटी वो पॉइंट्स हैं जहां पे अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो इन्फिनिटी जो है उसे भी पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया जा सकता है। तो ये अमूमन तीन, वैसे तो आर्बिट्रेरी है, अपनी मर्जी से आप कोई सा भी रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट कर रहे हैं तो कोई सा भी पॉइंट आप रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट से आप पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो पॉइंट्स लिए जाते हैं वो तीन ही लिए जाते हैं। कौन कौन से? या तो अर्थ का सेंटर, या अर्थ की सरफेस का कोई पॉइंट, या फिर इन्फिनिटी। ये अमूमी तौर पे ये तीन पॉइंट्स हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट के लिए रेफरेंस के तौर पे लिए जाते हैं। और ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो हुआ करती है। इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से मैं अगर मेजरमेंट करूंगा तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो सपोज करना पड़ेगा। अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट से अगर मैं किसी मैस की, किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट करूंगा तो अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो सपोज करना पड़ेगा। इसी तरह अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, उसके रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट करता हूं, तो फिर उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को रेफरेंस सपोज किया हुआ है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को फिर जीरो सपोज करना पड़ेगा। यानी रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो सपोज की जाती है। रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी टेकन एज जीरो। ठीक है। तो अमूमी तौर पे हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये जो फार्मूला जो अप्लाई करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mgh। अब इस फॉर्मूले में ये h जो है ये हाइट लेते हैं ना हम। मिसाल के तौर पे इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट कर रहा हूं तो h कौन सी हाइट है? इस मार्कर की अर्थ की सरफेस से हाइट है। तो जब अर्थ की सरफेस से हाइट में ले रहा हूं तो इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट फिर मैंने अर्थ की सरफेस को लिया हुआ है।
तो इस फॉर्मूले में हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेते हैं? अर्थ की सरफेस। अर्थ की सरफेस का कोई पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं जी। कोई मसला अब यहां तक? यस, नो सर। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा जी, यस नेक्स्ट। सर। ओके, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं। इसमें कोई वैसे स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज तो नहीं है, फिर भी लेने तो ले लें। नेक्स्ट में आता हूँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ। देखें जी, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अच्छा, सपोज करें एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? वी आई स्पीड से मूव कर रही है। इनिशियल स्पीड हमने ले ली ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड हमने ले ली वी आई। वी आई स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक फोर्स एफ उस पर एक्ट करती है। फोर्स एफ उस पर एक्ट करती है, तो मुझे बताएं जब फोर्स एक्ट करेगी तो वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज होगी? हाँ जी, चेंज होगी। चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होगी। तो जब फोर्स एफ एक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और ये फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उस पर एक्ट करती रहती है, यानी इस फोर्स के दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे मैंने कह दिया डी, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फोर्स। इस फोर्स एफ के दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे नाम दे दिया डी का। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया वी एफ का। इस दौरान उसमें जाहिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, डेफिनेटली वेलोसिटी जब चेंज हुई है वी आई से वी एफ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे मैं ए नाम दे देता हूं, एक्सेलरेशन इज ए। इतना एक्सेलरेशन उसके अंदर उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और उस बॉडी का जो मैस है, वो मैस कितना है? उस मैस को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल एम का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस इतनी सी, ये जो चंद एक ये छोटा सा जो डाटा मैंने लिखा है, इसमें मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अ फोर्स f acts upon it up to the distance d and its final velocity become vf and acceleration a is produced in it। और एक पर्टिकुलर टाइम तक ये फोर्स एक्ट करती रही, तो जितने टाइम तक एक्ट करती रही उस टाइम को मैंने टी का नाम दे दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ को कंबाइन करेंगे। इन्हें कंबाइन करके एक नया मैथमेटिकल रिजल्ट हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो देखें जरा, पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो पहले मैं लिख लेता हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक ये क्या बनेगा? 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहां से डिस्प्लेसमेंट सेपरेट कर लें कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है इस फोर्स एफ के दौरान। वो डिस्प्लेसमेंट मैं सेपरेट कर लेता हूं, तो वो कितना बनता है? वो बनता है डी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A। इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? जरा फोर्स एक्ट कर रही है ना उस पर, तो जब फोर्स एक्ट कर रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे करें कि इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें और देखें किस किस्म का रिजल्ट सामने आता है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो राइट हैंड साइड पे लिखा एम ए इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A। अब यहाँ पे ये ए और ए कैंसल, तो बाकी क्या बना? बाकी बना एफ डी इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वेयर माइनस एम वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2।
अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ये बना एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। आपकी बुक में ये यहीं तक लिखा हुआ है। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफिकेशन तो खैर मैंने कोई नहीं करनी, सिंपली इनको मैंने करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। एफ डी किसके इक्वल होता है, आप लोग मुझे बताएं। व्हाट इज एफ डी? वर्क डन। वर्क डन के इक्वल होता है। तो ये मैंने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है, 1/2 mvf²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें क्या बता रही है? यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब क्या, मतलब ये कि जब भी हम किसी बॉडी पे कोई वर्क करेंगे तो वह वर्क क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको यही डेरिवेशन एक और तरीके से भी की जा सकती है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा याद रखना मुश्किल है, रटा मारना पड़ता है जाहिर है, तो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आप आए, डायरेक्टली आप लोग आ जाए न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। ये मैं यहाँ पे दूसरा तरीका लिख रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ के एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आपने क्या करना है, ये चीज असल में याद रखनी मुश्किल है और ये चीज समझ भी नहीं आती, भाई हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिखें एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ए की जगह पे यहां से जो ए की वैल्यू सेपरेट होगी ना इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो वैल्यू यहाँ पे लिख दें। तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जब वैल्यू सेपरेट होगी तो बनेगा vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2d। ये ए की वैल्यू सेपरेट हुई। अब अगले स्टेप में डी को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दें, देखें वही सारा कुछ बन गया। एफ डी इज इक्वल टू mvf² माइनस mvi² डिवाइडेड बाई 2। ले भाई, ये दूसरा तरीका है। उस तरह इसलिए मैंने किया क्योंकि बुक में वैसे ही हुआ था, और ये सेकंड मेथड है। आपका जो दिल चाहता है करें, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे किसी तरह से भी। जी, कोई मसला अब इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। और यही स्टेटमेंट जो है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म, फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म जो है, यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाती है। चलें जी, बस काफी आज के लिए इतना। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो करवाऊंगा। अब ये 22 तारीख तक ऐसे ही चलेगा काम, ठीक है, एक एक टॉपिक रोजाना, क्योंकि टाइम अब ज़ाहिर है मेरे पास नहीं है इतना। मैंने